Hello everyone, welcome to BSP Pharmacy. I am Nikita Gupta, and as we started our subject Cosmetic Science Unit 5th lecture number 2. जैसे कि हमने स्टार्ट किया था हमारा सब्जेक्ट कॉस्मेटिक साइंस और इसकी 5th यूनिट को हम डिस्कस कर रहे थे जिसमें हम पढ़ रहे थे किसके बारे में, स्किन प्रॉब्लम्स के बारे में कि जो कॉस्मेटिक्स होते हैं वो किस तरीके से स्किन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने में हेल्पफुल होते हैं। तो सबसे पहले हमने प्रॉब्लम डिस्कस करी ऑयली स्किन के बारे में कि जैसे किसी को अगर ऑयली स्किन की प्रॉब्लम है, ठीक है, तो हम किस तरीके की रेमेडीज वहां पर यूज कर सकते हैं, क्या मेडिकल ट्रीटमेंट दे सकते हैं, किस तरीके से इस ऑयली स्किन की प्रॉब्लम को मतलब रिजॉल्व कर सकते हैं और ये मेनली किस रीजन की वजह से होती है, क्योंकि जब हमें प्रॉब्लम समझ में आएगी तभी हम उसके सोल्यूशन पे फोकस कर पाएंगे। ठीक है, तो हमने कोजेस को भी डिस्कस किया, तो इसी तरीके से हम यहाँ पर सेकंड पार्ट इसका स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, ड्राई स्किन के बारे में। तो ऑयल स्किन में तो बेसिकली क्या हो रहा था, एक्सेस अमाउंट में ऑयल का सिक्रीशन हो रहा था यानी कि सीबम का सिक्रीशन हो रहा था। अब यहाँ पर सेकंड होगा आपके ड्राई स्किन जहां पर एक्सेस की जगह उल्टा हो जाएगा कि जो एक सफिशिएंट अमाउंट है ना वो भी मेंटेन नहीं हो पा रहा, उससे भी कम हो रहा है सीबम का सिक्रीशन। ठीक है, तो यहां पर भी हम ये समझेंगे कि भाई वो किस कारण की वजह से हो रहा है और किस तरीके से इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो कि है आपकी ड्राई स्किन। ठीक है, तो इसके अंदर देखो कि द एपिडर्मिस इज नॉर्मली कंपोज्ड ऑफ फैट दैट इज लिपिड एंड प्रोटीन। Thus, the lipid portion of the epidermis, along with the specific epidermal proteins such as filaggrin, helps of skin dehydration. When there is a deficient protein or lipids, then the skin moisture evaporates more easily and the skin becomes dry, which also become more sensitive and prone to rashes and skin breakdown. ठीक है क्या बोल रहे हैं ड्राई स्किन के बारे में, देखो सबसे पहले ये देखो कि स्किन जो है ना वो किसकी बनी है, आपकी एपिडर्मिस लेयर होती है सबसे सुपरफिशियल लेयर। ये जो एपिडर्मिस की लेयर है ना ये दो चीजों से बनी है, एक तो होता है आपके फैट और एक होता है आपके प्रोटीन्स। ठीक है, तो आपका पहला तो है फैट या लिपिड और दूसरा है आपके प्रोटीन। इसके अंदर जो लिपिड पोर्शन है ना बेसिकली वो आपके एपिडर्मिस के अंदर उसका जो है सिक्रीशन हो रहा है यहाँ पे कम। ठीक है, तो लिपिड पोर्शन जो है एपिडर्मिस का उसके साथ यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक एपिडर्मल प्रोटीन जैसे कि फ्लेजरीन यहाँ पर जुड़े हुए रहते हैं जो कि स्किन को क्या करते हैं, हाइड्रेट बनाए रखते हैं और स्किन को डिहाइड्रेट होने से रोकते हैं। ठीक है, तो जब इन प्रोटीन्स की या इन लिपिड की जो लेवल होता है, इसका जो अमाउंट होता है वो डेफिशिएंट हो जाता है, उनकी कमी हो जाती है, तो स्किन क्या हो जाती है, यहाँ पर ड्राई हो जाती है, स्किन जो होती है वो आपकी वेपराइज हो जाती है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि जब आपकी स्किन पर प्रेजेंट प्रोटीन्स या लिपिड्स की डेफिशिएंसी हो जाती है तो स्किन आपकी क्या हो जाती है, ड्राई हो जाती है, वेपराइज हो जाती है। तो जैसे जैसे आपकी स्किन यहाँ पर ड्राई होगी वैसे वैसे वो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होती जाएगी और उसमें रैशेस होते जाएंगे, स्किन का ब्रेकडाउन हो सकता है यहाँ पर और स्किन आपकी अफेक्ट हो सकती है। ठीक है, तो ओवरऑल हमको क्या समझ में आ रहा है कि ड्राई स्किन का मतलब है कि स्किन पर प्रेजेंट जो लिपिड कंटेंट है, जो प्रोटीन कंटेंट है, उसकी यहाँ पर डेफिशिएंसी हुई है जिसकी वजह से आपकी स्किन क्या हो गई है, ड्राई हो गई है। ठीक है, तो इसी को क्या बोल रहे हैं हम, ड्राई स्किन बोल रहे हैं। अब इस ड्राई स्किन के अंदर इस तरीके से मोस्टली आपको ऐसे ड्राइनेस देखने को मिलेगी, स्किन के अंदर रैशेस देखने को मिलेंगे, रफनेस देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये कॉमनली देखा जाता है ड्राई स्किन के केसेस में। अब इसका मेन कारण क्या है ड्राई स्किन का, तो कई अलग अलग कारण हो सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट है आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट causes स्किन ड्राई इंक्लूडिंग ओवर वॉशिंग विद द हार्श सोप, overuse of sanitizers and lipid solvent that is alcohols. Third is cold temperature and low humidity. Third, the medical condition which may cause the dry skin is hypothyroidism, diabetes, malnutrition and ectopic dermatitis. ठीक है, तो यहाँ पे जो मेन कारण है आपके ड्राई स्किन का ये है कि भाई या तो आप बहुत ज्यादा हार्ड सोप को यूज करते हो, ठीक है, या आप बहुत ज्यादा सैनिटाइजर यूज करते हो या कोई लिपिड सॉल्वेंट जैसे कि अल्कोहल आप बहुत ज्यादा यूज करते हो या बहुत ज्यादा कोल्ड टेम्परेचर में ठंडे एनवायरनमेंट में रहते हैं, कम ह्यूमिडिटी वाले एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो उसकी वजह से भी यहाँ पर आपको ड्राई मिलती है। अब ये तो हो गए एक्सटर्नल फैक्टर्स जो स्किन की ड्राइनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं।
इसके अलावा कुछ मेडिकल कंडीशंस भी हो सकती हैं जो यहाँ पर स्किन को ड्राई कर सकती हैं, जैसे कि हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर क्या होगा, जो थायराइड ग्लैंड होगा उसका जो लेवल होगा वो कम हो जाएगा। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, हम हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं। सेकेंड आपकी कंडीशन है डायबिटीज। डायबिटीज में आपको पता ही है इंसुलिन का जो लेवल है वो यहाँ पर डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाता है। ब्लड ग्लूकोज लेवल अगर इंक्रीज हो जाएगा तो उसको मेंटेन करने के लिए ऑब्वियस सी बात है कंसंट्रेशन को डाइल्यूट करने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होगी, और वो वाटर वो कहाँ से अब्सॉर्ब करेगा, स्किन से अब्सॉर्ब कर लेगा। तो ओवरऑल डायबिटीज किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, आपके स्किन की ड्राइनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। थर्ड है माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन में क्या होता है कि जो न्यूट्रिशन के लेवल है बॉडी के अंदर जब वो कम हो जाता है ना, तो उस कंडीशन को कहते हैं हम माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन की कंडीशन में भी क्या होता है, आपको स्किन ड्राइनेस देखने को मिलेगी। और फोर्थ होता है आपके एक्टोपिक डर्मेटाइटिस। एक्टोपिक डर्मेटाइटिस में क्या होगा, जो डर्मिस लेयर होगा आपकी उसके अंदर इन्फेक्शन हो सकता है, और वो इन्फेक्शन भी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, ड्राई स्किन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। तो यहाँ पर कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स एज वेल एज कुछ मेडिकल कंडीशंस किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, आपके ड्राई स्किन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब ड्राई स्किन के जो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स हमको देखने को मिलेंगे वो ये है कि आपको स्किन के ड्राई होने की वजह से स्किन जो है वो रफ लगेगी, स्किन पर इचिंग होगी, रेडनेस हो सकती है, हाथों में पैरों में आपको एक्जिमा की कंडीशन आ सकती है, यहाँ पर रेड फ्लैग्स हो सकते हैं। तो जो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स है आपके वो है इचिंग, रफ ड्राई स्किन, रेड फ्लैग्स ऑफ एक्जिमाइटिस स्किन, और नंबलर एक्जिमा, लोअर लेग्स, हैंड्स एंड आर्म्स। कि भाई आपके जो हाथ पैर है, आर्म्स है, वहां पे आपको रेडनेस लग सकती है, स्किन ड्राई लग सकती है, इचिंग हो सकती है, एक्जिमा हो सकता है। तो ये मोस्ट कॉमन सिम्टम्स है जो ड्राई स्किन के साथ देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है प्रिवेंशन की कैसे इसको होने से रोका जाए। तो इसके प्रिवेंशन के आपके पास तरीके हैं। फर्स्ट कि अवॉइड यूजिंग हॉट वाटर टू बाथ एंड शावर। नहाने के लिए गर्म पानी का इस्तेमाल ना करें। ठीक है। सेकेंड है शावर एवरी अदर डे इंस्टेड ऑफ एवरी डे। रोज नहाने की जगह एक दिन छोड़कर एक दिन नहाएं। ठीक है। थर्ड है कीप द शावर टाइम लेस देन 10 मिनट। 10 मिनट से भी कम वक्त के अंदर शावर ले लेना है। फोर्थ यूज अ मॉइस्चराइजिंग सोप व्हेन एन इंडिविजुअल बाथ और शावर। अगर कोई पर्सन जब नहा रहा है, शावर ले रहा है, तो वो एक मॉइस्चराइजर सोप को यूज करे, एक ड्राई सोप को ना यूज करे। फिफ्थ है अप्लाई एन मॉइस्चराइजर इमीडिएटली आफ्टर बाथिंग और शावरिंग। जब आप नहा लें, शावर ले लें, तो उसके बाद हमेशा मॉइस्चराइजर अप्लाई करें। सिक्स है रादर देन रब वेट स्किन ड्राई फ्रॉम द सॉफ्ट टॉवल। कि भाई हमेशा स्किन को जो है टॉवल से रब नहीं करना है, उसको एक टैप करना है, ऐसे टैप करना है, मतलब उसको रब करके ऐसे उसमें से जो मॉइस्चर उसको रिमूव नहीं करना, उसको सिंपली जब आपकी स्किन वेट फॉर्म में उसको ड्राई करने के लिए सॉफ्ट टॉवल से हल्का हल्का पोंछना होता है। देन सेवंथ है कि अवॉइड ईचिंग एंड स्क्रबिंग ड्राई स्किन पैचेस। कि अगर स्किन पर पैचेस बन गए हैं तो वहां पर जो ईचिंग हो रही है, खुजली हो रही है, स्क्रबिंग हो रही है, तो वहां पर स्क्रबिंग या ईचिंग करनी नहीं है, वहां पर मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है। ठीक है। नेक्स्ट है यूज एन ह्यूमिडिफायर इन द होम। होम घर के अंदर एक ह्यूमिडिफायर लगाओ ताकि ह्यूमिडिटी मेंटेन रहे हमेशा घर की। नेक्स्ट है ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। खूब पानी पियो ताकि स्किन डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम कभी हो ही ना। ठीक है। तो इस तरीके से आप गर्म पानी को यूज नहीं करेंगे, है ना, एक दिन छोड़ के एक दिन नहाएंगे, 10 मिनट के अंदर नहा के निकल जाएंगे, मॉइस्चराइजर सोप यूज करेंगे, नहाने के बाद मॉइस्चराइजर यूज करेंगे, रब नहीं करेंगे स्किन को, इचिंग नहीं करेंगे, अगर मतलब खुजाएंगे नहीं जब स्किन ड्राई फील हो रही है, तो ह्यूमिडिफायर यूज करेंगे या बहुत पानी पिएंगे, तो आपकी स्किन हमेशा हाइड्रेटेड बनी रहेगी और आपको ड्राई स्किन का प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट इज द ट्रीटमेंट। कि अगर आपको ड्राई स्किन की प्रॉब्लम अब हो चुकी है तो आप यहाँ पर इसको कैसे ट्रीट आउट करेंगे। तो ट्रीटमेंट के अंदर फर्स्ट है कि लाइट मॉइस्चराइजिंग लोशंस फॉर द मिड माइल्ड डे ड्राई स्किन इंक्लूड्स Cetaphil lotions, lubriderm lotion, and cooler lotion. And highly moisturizing product for the severe dry skin include Aquaphor and Vaseline.
ठीक है, अगर हल्की फुल्की ड्राइनेस फील हो रही है तो आप एक हल्का मॉइस्चराइजिंग लोशन यहाँ पर यूज कर सकते हैं, जैसे कि सीटाफिल लोशन या लुब्रिडम या क्रूरर। और अगर आपको बहुत ज्यादा सीवियर ड्राइनेस यहाँ पे फील हो रही है और आपको एक हाईली मॉइस्चराइजिंग प्रोडक्ट की नीड है तो आप एक्वाफोर या वैसलीन को यूज कर सकते हैं, जो अच्छे से स्किन को हाइड्रेट करेगा। ठीक है, तो ये इसका रेमेडी ट्रीटमेंट हो सकता है। इसके अलावा आप होम रेमेडीज भी यहाँ पर अपना सकते हैं। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक्सफोलिएटिंग विद द लूफ और प्यूमिक स्टोन और स्क्रब शुड बी यूज टू रिमूव द डेड स्किन इफ द डॉक्टर रिकमेंड्स इट। ठीक है, अगर आपको स्किन को एक्सफोलिएट करना है, रिमूव करना है, तो आप लूफा का या प्यूमिक स्टोन का या स्क्रबर का यूज कर सकते हैं, जो डेड स्किन को रिमूव कर देगा, अगर डॉक्टर इसको रिकमेंड करते हैं तो। ठीक है, सेकेंड केस है कि आप यहाँ पर अप्लाइंग एन ऑइंटमेंट और क्रीम रेगुलरली, आइडियली यूजिंग प्रोडक्ट्स दैट कंटेन ह्यूमिटेक्टेंट्स, सीरामाइड्स एंड इमोलिएंट, है ना। आप यहाँ पर ऑइंटमेंट अप्लाई कर सकते हैं, क्रीम अप्लाई कर सकते हैं और ऐसे प्रोडक्ट अप्लाई कर सकते हैं जो कि स्किन को हाइड्रेट। ठीक है, जैसे कि अगर ऑइंटमेंट या क्रीम भी ले रहे हो तो उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स में ह्यूमिटेक्टेंट्स होने चाहिए, सीरामाइड्स होने चाहिए, इमोलिएंट होने चाहिए, जो स्किन को हाइड्रेट बनाएंगे, स्किन को सॉफ्ट बनाएंगे, स्मूथ बनाएंगे। ठीक है, थर्ड है कि यूजिंग एन ह्यूमिडिफायर टू ऐड मॉइस्चर टू द एयर। हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ह्यूमिडिफायर को हम यूज करेंगे, जो कि क्या करेगा, आपके एयर के अंदर जो मॉइस्चर प्रेजेंट होगा ना, उस मॉइस्चर कंटेंट को यहाँ पर बढ़ाएगा, यानी कि ह्यूमिडिफायर। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं इसके अंदर हम कि हम क्या कर सकते हैं, ह्यूमिडिफायर को यूज कर सकते हैं। बेसिकली ह्यूमिडिफायर क्या करेगा, ह्यूमिडिटी के लेवल को मेंटेन करेगा। जब एटमॉस्फेयर के अंदर, एयर के अंदर ह्यूमिडिटी मेंटेन रहेगी ना, तो उसकी वजह से जो ड्राई स्किन का प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं रिजॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट है अप्लाइंग एंड कोल्ड कंप्रेस टू द अफेक्टेड एरिया, की जो स्पेशली जो एरियाज है, जो ड्राई स्किन जहां पर हमें फील हो रही है, इचिंग फील हो रही है, उन कोल्ड कंप्रेशन अप्लाई करें, यानी कि उनको कंप्रेस करें, उन पर वाटर ट्रीटमेंट करें। ठीक है, और फिफ्थ है कि एडिंग बेबी ऑयल टू द वार्म बाथ वाटर और अप्लाइंग इट व्हेन स्किन इज डैम्प आफ्टर अ शावर, कि जब आप शावर लेते हैं उसके बाद आप स्किन को जो है वार्म वाटर के से अगर यूज कर रहे हैं, वैसे तो वार्म वाटर को यूज नहीं करना, अदरवाइज आप बेबी ऑयल यहाँ पर अपने वाटर के अंदर ऐड कर सकते हैं, वो भी आपको क्या करेगा, मॉइस्चराइज करने का काम करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से सिंपली ऑइंटमेंट अप्लाई करके, ह्यूमिडिफायर अप्लाई करके, कोल्ड कंप्रेशन के थ्रू, या फिर आप वार्म वाटर के थ्रू क्या कर सकते हैं, वार्म वाटर के अंदर बेबी ऑयल को ऐड करके क्या कर सकते हैं, ड्राई स्किन की प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हुई किसके बारे में, ड्राई स्किन के बारे में। अब ड्राई स्किन के बारे में जब हमने डिस्कस किया तो हमने एक मेजर चीज डिस्कस की कि हमें स्किन को कैसा रखना है, हाइड्रेटेड रखना है, मॉइस्चराइज रखना है। ठीक है, तो मॉइस्चराइज आप कैसे रख सकते हैं, मॉइस्चराइजर अप्लाई करके। ठीक है, तो यहाँ पर हम नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे किसके बारे में, स्किन मॉइस्चराइजेशन के बारे में, कि स्किन को किस तरीके से मॉइस्चराइज रखा जाए, हाइड्रेटेड रखा जाए। तो नेक्स्ट इज स्किन मॉइस्चराइजेशन। तो देखिए मॉइस्चराइजेशन क्या होता है, मॉइस्चराइजिंग ऑफ एन स्किन इज रिकॉग्नाइज्ड एज एन फर्स्ट एंटी एजिंग स्किन केयर। These skin moisturization is essential for its appearance, protection, and compensation, softness, and reinforcement of other barrier properties against delicious and exogenous environmental factors. ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि स्किन को मॉइस्चराइज करना, स्किन की मॉइस्चराइजिंग करना जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और इसको एक फर्स्ट एंटी एजिंग स्किन केयर की फॉर्म में आइडेंटिफाई किया जाता है। यानी कि सबसे जो मोस्ट कॉमन रीजन होता है ना एजिंग का, वो है कि स्किन मॉइस्चराइज नहीं रहती है, हाइड्रेटेड नहीं रहती है, तो एजिंग जल्दी देखने को मिलती है। ठीक है, तो एंटी एजिंग स्किन केयर जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनका सबसे मेन जो रिकॉग्नाइजिंग रीजन है, जो मेन फंक्शन है उनका, वो है स्किन को मॉइस्चराइज रखना। क्योंकि जब स्किन की मॉइस्चराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्किन मॉइस्चराइज रहेगी तभी उसका अपीयरेंस अच्छा लगेगा, है ना, वो प्रोटेक्टेड रहेगी, उसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा, सॉफ्ट रहेगी वो, और जो भी बैरियर्स होंगे आपके एनवायरमेंटल जो बैरियर्स होंगे उनसे आपकी स्किन प्रोटेक्टेड रहेगी। ठीक है, डिलीशियस वो बनी रहेगी, एक्सोजीनियस जो एनवायरमेंटल कंडीशन है उनसे प्रोटेक्टेड रहेगी। तो स्किन के मॉइस्चराइजेशन से हमारा मतलब है कि स्किन को हमें एक्सटर्नल एनवायरमेंट से प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, उसको सॉफ्ट बनाए रखना है, उसके अपीयरेंस को हमें बेटर बनाना है, और डिफरेंट बैरियर प्रॉपर्टीज जो है
उनसे हमें यहाँ पर उसको प्रोटेक्ट करना है, उसको रीइंफोर्समेंट उसका करना है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम स्किन का मॉइस्चराइजेशन। यहाँ पे द इंट्रिंसिक वाटर बाइंडिंग कैपेसिटी skin is not only due to the complex natural moisturizing factor which is present in a comiocytes, but it is also due to the hyaluronic acid and regulated water transport within the skin। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा मेन इंट्रिंसिक वाटर बाइंडिंग कैपेसिटी होती है ना स्किन की, वो किसकी वजह से नहीं होती, वो सिर्फ स्किन के जो मॉइस्चराइजिंग फैक्टर है ना, जो नेचुरल कॉम्प्लेक्स मॉइस्चराइजिंग फैक्टर है, सिर्फ उसकी वजह से स्किन जो है वाटर के साथ बाइंडिंग कैपेसिटी नहीं शो करती। ठीक है, इसके अंदर क्रोमियोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपके हाइड्रोलूनिक एसिड प्रेजेंट होता है जो स्किन के अंदर वाटर के लेवल को रेगुलेट करने का काम यहाँ पर करता है। क्या कहना चाह रहे हैं कि स्किन को हाइड्रेटेड रखने में मॉइस्चराइजिंग फैक्टर का काम है, और साथ में यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हाइड्रोलूनिक एसिड, जो दोनों मिलकर के क्या करते हैं, स्किन के अंदर वाटर लेवल को रेगुलेट करते हैं। जब वाटर लेवल आपका रेगुलेट रहेगा तो आपकी स्किन मॉइस्चराइज रहेगी, हाइड्रेटेड रहेगी, वो उसका अपीयरेंस बेटर होगा, और वहां पर जो एजिंग का प्रॉब्लम है वो भी रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से डिफरेंट यहाँ पर आपके मॉइस्चराइजर्स आते हैं, जैसे कि जो रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है इसके अंदर फर्स्ट ये बताया है स्किन स्टोरी एंड नरिशिंग एंड मॉइस्चराइजिंग क्रीम, ये आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा है द स्किन स्टोरी अंडर द आई इंटेंसिव जेल, ये जेल है आपके पास। द स्किन स्टोरी हाइड्रेटिंग एंड स्मूथिंग जेल मास्क, और ये है आपके पास स्किन स्टोरी 5 in 1 डे डेली स्किन डिफेंस। तो बेसिकली ये सारे स्किन स्टोरी एक ब्रांड है और उसके सारे प्रोडक्ट्स हैं जो बेसिकली स्किन को हाइड्रेट करने का, स्किन को स्मूथ बनाने का काम करते हैं। क्रीम फॉर्म में है, जेल फॉर्म में है, मास्क फॉर्म में है ना, 5 in 1 सोल्यूशन फॉर्म में है। तो इस तरीके से अलग अलग रेंज के अंदर यहाँ पे प्रोडक्ट्स आते हैं जो स्किन को मॉइस्चराइज करने का काम करते हैं। क्लियर है ये सारी चीजें। नेक्स्ट है आपकी नेचुरल मॉइस्चराइजिंग फैक्टर। भाई ये तो वो मॉइस्चराइजर है जब हम अप्लाई करेंगे तो स्किन को मॉइस्चराइज करेंगे, बाकी उसके अलावा भी तो हमारी स्किन भी तो खुद काम करती है स्किन को मॉइस्चराइज करने पर। तो हमारी बॉडी में नेचुरल मॉइस्चराइजिंग फैक्टर्स भी होते हैं, नेचुरल मॉइस्चराइजिंग एजेंट्स भी यहाँ पर होते हैं। So the role of NMF is to maintain an adequate skin hydration. Thus, an adequate hydration of the stratum corneum serves three major functions. First is that they maintain the plasticity of the skin and protecting it from the damage. Second है it allows hydrolytic enzyme to function in the process of desquamation. Third is it attributes to the optimum stratum corneum barrier function। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम नेचुरल मॉइस्चराइजिंग फैक्टर की बात करें तो यहाँ पर जो NMF होता है इसका मेन रोल है कि ये क्या करता है, हाइड्रेशन लेवल है उसको मेंटेन करके रखता है। ठीक है, यहाँ पर एक एडिक्वेट हाइड्रेशन लेवल को मेंटेन करने के अंदर जो स्ट्रेटम कॉर्नियम आपकी लेयर होती है वो तीन मेन फंक्शन करती है। एक तो क्या करती है कि स्किन की प्लास्टिसिटी को मेंटेन करती है, स्किन को डैमेज से बचाती है। ठीक है, इसके अलावा इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो आपकी डेस्क्यूमेशन का जो प्रोसेस होते हैं उसकी फंक्शनिंग को इजी गोइंग बनाते हैं। ठीक है, थर्ड यहाँ पे है कि आपके एक ऑप्टिमम स्ट्रेटम कोर्नियम बैरियर फंक्शन होते हैं उसमें ये कंट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि आपकी जो स्ट्रेटम कॉर्नियम की जो लेयर है ना उसमें जो बैरियर्स हैं उन बैरियर्स को ये क्या करते हैं, ऑप्टिमम लेवल पर बनाए रखते हैं ताकि कोई और जो फॉरेन पार्टिकल है वो आपकी स्किन की लेयर के अंदर एंटर ना कर पाए। तो ये जो NMF है नेचुरल मॉइस्चराइजिंग फैक्टर, इसका काम है स्किन के हाइड्रेशन लेवल को मेंटेन करना। इसके अंदर ये स्किन को प्रोटेक्ट करता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को अलाउड करता है कि वो प्रॉपरली डेस्क्यूमेशन का प्रोसेस को फंक्शन कर सकें, और जो स्किन के बैरियर्स होते हैं उनको ऑप्टिमम लेवल पर अपना फंक्शनिंग में रोल प्ले कर सके, है ना, ताकि कोई भी फॉरेन चीज जो है वो बॉडी के अंदर ना आ पाए। नेक्स्ट है इंग्रेडिएंट्स विच इज यूज इन द मॉइस्चराइजिंग ऑफ द स्किन। जब मॉइस्चराइजर बनाया जाता है तो उस स्किन मॉइस्चराइजर के अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट मिलाए जाते हैं, ठीक है, तो उनकी बात कर रहे हैं। So an moisturizer which is rehydrate the top layer of the skin cells and seal in the water are one of the best way to treat the dry skin. They contain three main type of ingredients such as humectant, occlusives and emollients.
ह्यूमिटेक्टेंट्स की बात करें तो these are the substances that help in attract the moisture. They include ceramides, which is pronounced as ceramide, glycerine, sorbitol, hydrochloric acid, and lecithin. The second is the occlusives, which are the ingredients that include petroleum, that is petroleum jelly, silicone, lanolin, and different oils that helps to seal the moisture within the skin. Third is the emollient. These are the products which contain oil, water, and an emulsifier which is used to keep two from the separating. They are lighter in weight and easy to apply than the petroleum and oil. And many commercial moisturizers contain both an emollient and a humectant such as lanolin, lanolinic acid, and lauric acid. ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स के बारे में कि स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए जो मॉइस्चराइजिंग इंग्रेडिएंट यूज किए जाते हैं वो होते हैं आपके ह्यूमिटेक्टेन, ऑक्लूसिव्स और इमोलिएंट्स। ठीक है, ये जो मॉइस्चराइजर होता है ये स्किन की जो सबसे टॉप मोस्ट लेयर होती है उसको हाइड्रेट करने का काम करता है, उसके अंदर वाटर कंटेंट को सील करने का काम, और ये एक बेस्ट तरीका होता है जिससे हम क्या कर सकते हैं, ड्राई स्किन को ट्रीट कर सकते हैं। इसके अंदर तीन मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं आपके। एक तो होता है ह्यूमिटेक्टेंट जो ह्यूमिडिटी को मेंटेन करता है, यानी कि ये क्या करता है, मॉइस्चर को अट्रैक्ट करता है। इसके अंदर आते हैं आपके इंग्रेडिएंट्स सच एज सीरामाइड्स, ग्लीसरीन, सोर्बिटोल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और लेसिथिन जो कि यहाँ पर मॉइस्चराइजिंग एजेंट का काम करते हैं, ह्यूमिडिटी को मेंटेन करने का काम करते हैं। सेकेंड होते हैं आपके ओक्लूसिव्स। ओक्लूसिव्स जो आपके होते हैं उसमें इंग्रेडिएंट आते हैं पेट्रोलियम सच एज पेट्रोलियम जेली, सिलिकॉन, लैनोलिन और डिफरेंट ऑयल जो कि मॉइस्चर को स्किन के अंदर सील करने का काम करते हैं। थर्ड होते हैं आपके इमोलिएंट। ये जो प्रोडक्ट होते हैं इसके अंदर आपके इमोलिएंट बेसिकली स्मूथनिंग एजेंट्स होते हैं। ये आपके होते हैं ऑयल, वाटर और इमल्सिफायर जो आपकी जो लेयर्स होती है उनको सेपरेट करने का काम करते हैं। इसके अंदर आपके पेट्रोलियम जेली ऑयल्स आते हैं जो जिनको अप्लाई किया जाता है, जो कि लाइट इन वेट होते हैं, इजी टू अप्लाई होते हैं। और इसके अंदर कई सारे आपके कमर्शियल मॉइस्चराइजर्स आते हैं जो कि इमोलिएंट का भी काम करते हैं और ह्यूमिटेक्टेंट का भी काम करते हैं। इसके अंदर आते हैं आपके क्या, लैनोनिक एसिड, लैनोनिन और लॉरिक एसिड जो कि स्किन को मॉइस्चराइज करते हैं, इमोलिएंट का काम करते हैं, सूदिंग एक्शन ये यहाँ पर देते हैं। ठीक है, ये तो बात हुई किसके बारे में, मॉइस्चराइजर के बारे में। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस का मतलब है डर्मिस लेयर के अंदर इन्फेक्शन। आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, यानी कि जब डर्मिस लेयर के अंदर इन्फ्लेमेशन होगा, इरिटेशन होगी, इचिंग होगी तो उस कंडीशन को बोला जाएगा डर्मेटाइटिस। तो इस तरीके से डर्मेटाइटिस से हमारा क्या मतलब है, तो देखिए कि dermatitis is a word which is used to describe a number of skin irritations and rashes which is caused by genetics, that is an overactive immune system infection, allergies, irritation, substance and many more. The more common symptoms include dry skin, redness and itching, and the word dermatitis include terms derm which meaning skin and itis meaning inflammation. Thus the whole world meaning inflammation of the skin. ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास एक वर्ड है जिसका नाम है डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस का मतलब है कि डर्मिस लेयर में होने वाला इन्फेक्शन। ठीक है, तो डर्मेटाइटिस जो हमारा वर्ड है वो मेनली यूज किया जाता है स्किन इरिटेशंस के लिए, स्किन रैशेस के लिए, जो कि कभी कभी जेनेटिकल हो सकता है, कभी कभी इम्यून सिस्टम के ओवर रिएक्शन की वजह से हो सकता है, कभी किसी पर्टिकुलर इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, किसी एलर्जिक रिएक्शन की वजह से हो सकता है, या किसी पर्टिकुलर सबस्टांस की वो इरिटेशन हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर जो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे डर्मेटाइटिस के अंदर वो है स्किन होगी वो ड्राई हो जाएगी, ड्राई स्किन देखने को मिलेगी, रेडनेस देखने को मिलेगी स्किन के ऊपर, इचिंग देखने को मिलेगी, खुजली देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से डर्मेटाइटिस में क्या होता है, डर्मिस लेयर में इन्फेक्शन होता है जो कि कहीं ना कहीं आपके इरिटेशन की फॉर्म में, रैशेस की फॉर्म में देखने को मिलता है। ये जो डर्मेटाइटिस है ये दो वर्ड से मिलकर के बना है, एक तो होता है आपके डर्म और एक होता है आपके आइटिस। डर्म का मतलब होता है स्किन और आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। इस तरीके से डर्मेटाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्किन, यानी स्किन में होने वाला इन्फ्लेमेशन क्या कहलाता है, डर्मेटाइटिस कहलाता
है। और उस केस में आपको मोस्टली स्किन पर इस तरीके के रैशेज और रेडनेस, इचिंग ये सब देखने को मिलता है, जैसे कि यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ डर्मेटाइटिस। अब ये डर्मेटाइटिस भी अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि एक्टोपिक डर्मेटाइटिस, कॉन्टेक्ट डर्मेटाइटिस, डिशोड्रॉइक डर्मेटाइटिस, सिबोहेरिक डर्मेटाइटिस एंड मेनी मोर। ठीक है, तो मेनली आपके 4 टाइप के डर्मेटाइटिस होते हैं, यानी कि डर्मिस लेयर में 4 टाइप से आपकी इंफेक्शन यहाँ पर हो सकता है। So there is mainly 4 types of dermatitis. The first one is ectopic dermatitis. Ectopic dermatitis से हम क्या समझते हैं? So it is also called as eczema, and this is a condition in which the skin condition is usually inherited and develops during the infancy. Someone with the eczema will likely experience the rough patches to the dry and itchy skin. ठीक है, एक्टोपिक डर्मेटाइटिस की बात करें तो इसे एक्जिमा भी बोला जाता है, और ये वो कंडीशन होती है जो कि मोस्टली क्या होता है आपके इनहेरिटेड कंडीशंस में रहती है, यानी कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर ये ट्रांसफर होती है, और ये क्या करती है, इनफेंसी यहाँ पर जनरेट करती है। मोस्टली ये जो कंडीशन होती है एक्जिमा, इसमें जो पर्सन होता है ना वो बहुत ही ड्राई और इची स्किन फील करता है, उसकी स्किन पर रफ पैचेस भी बन जाते हैं। ठीक है, तो डर्मेटाइटिस की जो फर्स्ट कंडीशन है उसका एग्जांपल है आपके एक्जिमा, जो इनहेरेंट भी होता है और इन्फेंसी की वजह से भी डेवलप हो जाता है। सेकेंड होता है आपकी कॉन्टेक्ट डर्मेटाइटिस। In this, a contact dermatitis happens when a substance touches the skin and causes an allergic reaction or a irritation. This reaction can develop further into the rashes that burn, sting, itch or blister. ठीक है, तो कॉन्टेक्ट डर्मेटाइटिस के अंदर मेनली क्या होता है, आपका जो एक सबस्टांस होता है ना, जब वो कोई स्किन के आपके कांटेक्ट में आता है, कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस से एलर्जी हो सकती है ना, तो वो जब आपके स्किन के कांटेक्ट में आता है तो यहाँ पर एलर्जिक रिएक्शंस देखने को मिलती है, इरिटेशंस देखने को मिलती है, और ये जो रिएक्शंस होती हैं ये फर्दर यहाँ पर कंटिन्यू रहती है, जो कि आपके ब्लिस्टर यहाँ पर करते हैं, इचिंग करती है, स्टिंगिंग आपको फील होगी, यहाँ पर ब्लिस्टर्स, यहाँ पे पैचेस बन जाएंगे, रैशेस हो सकते हैं। ठीक है, तो कॉन्टेक्ट डर्मेटाइटिस के अंदर क्या होता है, स्किन पर रैशेस होते हैं, एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं, इरिटेशंस होती हैं। ठीक है, थर्ड कंडीशन है आपके डिसशीड्रोटिक डर्मेटाइटिस। In this type of dermatitis, the skin can't protect itself. That results in itchy and dry skin, which is often accompanied by small blisters. It occurs mainly on the feet and hands. ठीक है, थर्ड जो कंडीशन होती है आपकी वो होती है डिस क्रोनिक डर्मेटाइटिस की। ये जो आपका डर्मेटाइटिस होता है ना, इसके अंदर आपकी जो स्किन होती है ना वो खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाती, इसकी वजह से आपको ईचिंग होती है, ड्राई स्किन हो जाती है, और कभी कभी छोटे छोटे ब्लिस्टर्स भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ये जो होती है मेनली आपके हाथों में और पैरों में होता है। ठीक है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं हम डिसहिड्रोटिक डर्मेटाइटिस। ये जो डर्मेटाइटिस होगा इसके अंदर हमारी स्किन जो है वो अनप्रोटेक्टिव फील करेगी। फोर्थ होता है आपकी सिबोरिक डर्मेटाइटिस, विच इज ऑल्सो नॉन एज क्रेडल कैप इन बेबीज, एंड दिस टाइप ऑफ मोस्ट कॉमन ऑन द स्कैल्प, थ्रू विच इट कैन ऑल्सो अकर ऑन द फीट एंड चेस्ट, एंड इट इज ऑफ्टन कोज स्केली पैचेस, रेड स्किन एंड डेंड्रफ। ठीक है, फोर्थ जो कंडीशन है आपकी वो है सिबोरिक डर्मेटाइटिस। इसे क्रैडल कैप भी बोला जाता है, जो कि बच्चों में मोस्टली देखने को मिलता है। ये जो टाइप होता है इसके ये मोस्टली आपके स्कैल्प में देखने को मिलता है, पैरों में देखने को मिलता है, चेस्ट में देखने को मिलता है, और इसके अंदर जो आपकी स्किन होती है वो कैरी हो जाती है, मतलब उसके उस पर स्केल्स बन जाते हैं, उस पर पैचेस बन जाते हैं, स्किन आपके रेडनेस हो जाती है स्किन पर, और आपको डेंड्रफ की भी प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब मेनली जो स्कैल्प होता है ना वहां पर ये प्रॉब्लम होती है। जब ये ड्राई हो जाता है तो सिरोसिस यहाँ पर जनरेट हो जाता है, जो अल्टीमेटली डेंड्रफ कोज करता है। सिरोसिस जो है ना वो डेंड्रफ के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल है। स्किन पे खुजली होगी, इचिंग होगी, है ना, और रेड स्किन आपके यहाँ पर हो सकती है। ठीक है, तो मोस्टली सर्दियों में, विंटर्स में भी ये होता है बिकॉज ऑफ ड्राई स्किन और ड्राई स्कैल्प। ठीक है, तो 4 टाइप का होगा। एट्रोपिक एक्जिमा एग्जाम्पल है, कॉन्टैक्ट जिसके अंदर आपको स्किन मतलब किसी पर्टिकुलर चीज से एलर्जी हो सकती है, डिसऑर्डिक जिसमें स्किन प्रोटेक्शन में प्रॉब्लम है, और फोर्थ है सिबोरिक जिसके अंदर मेनली क्या होता है आपके चेस्ट पर, फेस पर या फिर स्कैल्प पे देखने को मिलता है, जिसमें डेंड्रफ की कंडीशन होती है।
ठीक है, अब इसके कारण क्या है, व्हाट आर द मेन कोजेस? तो कोजेस में हमने एक तो एक्जिमा डिस्कस किया है, एक हमने सिबोरिक डिस्कस किया है, और एक होता है आपके स्टेटिक डर्मेटाइटिस। ठीक है, तो तीन तरीके का मेनली आपके डर्मेटाइटिस है यहाँ पर। एक्जिमा जो होता है वो किस वजह से होता है? इट इज कोज्ड बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स लाइक ड्राई स्किन, एनवायरमेंटल सेटिंग एंड बैक्टीरियाज ऑन द स्किन. It is often genetic and people with the eczema tends to have some family history of eczema, allergy और अस्थमा. ठीक है, एक्जिमा की अगर हम बात करें तो एक्जिमा जो है कई सारे फैक्टर्स की वजह से होता है, जैसे कि किसी की ड्राई स्किन है या किसी एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से हो सकता है, या स्किन पर कभी बैक्टीरिया यहाँ पर जनरेट हो जाए तो उसकी वजह से हो सकता है. ठीक है, तो कई सारे फैक्टर्स की वहां से की वजह से एक्जिमा हो सकता है. कई बार तो ये एक्जिमा जेनेटिक भी होता है ना, तो जेनेटिकली भी ट्रांसफर होता है, एनवायरमेंट की वजह से भी होता है, और कभी कभी जैसा कि हमने कहा जेनेटिक भी होता है. तो ऐसे लोगों में जो एक्जिमा होता है ना, वो बेसिकली उनकी फैमिली हिस्ट्री ही होती है एक्जिमा की, एलर्जी की या किसी की. इसका मतलब ये है कि किसी पर्टिकुलर चीज को लेकर के वो सेंसिटिव है ना, उनको उस चीज को लेकर के एलर्जी है, वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, दैट इज वाई वो आपकी एक्जिमा में कन्वर्ट हो जाता है. वो मतलब उनकी स्किन की बात हो रही है यहाँ पर. ठीक है, सेकेंड होता है आपकी सिबोरिक डर्मेटाइटिस. It is likely to cause a fungus in the oil gland. It tends to get worse in the spring and in the winters. This is a type of dermatitis that also appears to have a genetic component for some people. सिबोरिक डर्मेटाइटिस की बात करें तो ये किसकी वजह से होता है? फंगस की वजह से होता है, कि अगर ऑयल ग्लैंड्स के अंदर फंगस यहाँ पर जनरेट हो जाए तो वो क्या करता है? सिबोरिक करता है, और इसके अंदर स्प्रिंग्स के अंदर, विंटर्स के अंदर यहाँ पे जो कंडीशन होती है वो बहुत ही ज्यादा वर्स हो जाती है, बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है. ये जो आपका डर्मेटाइटिस होता है, इसके अंदर कुछ लोगों के अंदर जो जेनेटिक कंपोनेंट है वो आपकी गड़बड़ लगते हैं. मतलब इसमें क्या होता है, किसी पर्टिकुलर पर्सन की जेनेटिक कंपोजिशन की वजह से भी ये डर्मेटाइटिस हो सकता है. मेनली स्प्रिंग के सीजन में और विंटर के सीजन में देखने को मिलता है. जो स्कैल्प होता है उसकी ड्राइनेस की वजह से होता है, यानी कि ऑयल ग्लैंड्स में यहाँ पर फंगस जब जनरेट होता है उसकी वजह से होता है. थर्ड होता है आपकी स्टेटिक डर्मेटाइटिस. इट इज कोज्ड ड्यू टू द पुअर सर्कुलेशन इन द बॉडी विच इज मोस्ट कॉमनली इन द लोअर लेग्स एंड फीट. जो आपका स्टेटिक डर्मेटाइटिस होता है मेनली आपकी बॉडी के अंदर जब सही से सर्कुलेशन नहीं हो पाता ब्लड का, तो उसकी वजह से देखने को मिलता है. और मेनली आपके जो लोअर लेग्स होते हैं, फीट्स होते हैं, उनके अंदर देखने को मिलता है ब्लड सर्कुलेशन के सही से रेगुलेट नहीं होने के कारण. ठीक है, तो इस तरीके से तीन टाइप का आपका है एक्जिमा, सिबोरिक डर्मेटाइटिस और स्टेटिक डर्मेटाइटिस. अब इसके मेन सिम्टम्स क्या है जिनके थ्रू हम इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे? तो इसके सिम्टम्स होते हैं कि ईचिंग होगी, खुजली होगी, रेड रैशेस हो जाएंगे, बम्प्स यहाँ पर हो जाता है. मतलब इस बम्प्स मतलब ऐसे नहीं होता कभी कीड़ा काट देता है तो सूजन आ जाती है, तो ऐसी थोड़ी सी बम्प्स होते हैं यहाँ पर, रैशेस हो जाते हैं विच लुक एंड फील लाइक अ बर्न, है ना. कभी कभी ऐसे रैशेस हो जाएंगे जो ऐसा लगेगा जैसे वो तो जल गया हो. ठीक है, फोर्थ है ड्राई स्किन. स्किन ड्राई हो जाएगी. फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर्स, इसके अंदर ब्लिस्टर्स या पैचेस बन जाएंगे. थिकनिंग, हार्डनिंग एंड स्वेलिंग स्किन, जो स्किन होगी आपकी वो थिकर हो जाएगी, हार्डर हो जाएगी, स्वेल हो जाएगी वो. ठीक है, सेवंथ है क्रस्टिंग, स्केलिंग एंड क्रीजिंग स्किन. स्किन जो होगी वो क्रस्ट हो जाएगी, इसमें से स्केलिंग होने लगेगी या क्रीजिंग हो सकती है. एट्थ है आपके पेनफुल अल्सर्स. यहाँ पर अल्सर्स हो सकते हैं, छाले पड़ सकते हैं जो दर्द भी करेंगे. एंड समटाइम्स व्हेन स्क्रैच्ड देन द रैशेस में ooze फ्लूड और ब्लीड. ठीक है, और कभी कभी यहाँ पे अगर आप ऐसे खुजाओगे ना, अगर वहां पे जैसे अल्सर्स हो गए हैं या कोई पैचेस हो गए हैं, है ना, बर्न्स हो गए, उनको आप ऐसे खुजाओगे ना, रेशेस को ऐसे खुजाओगे, तो वहां पे से फ्लूइड भी बाहर आ सकता है या ब्लीडिंग भी हो सकती है. तो मेन सिम्टम्स तो ये रैशेस हो सकते हैं, ईचिंग हो सकती है ना, ड्राई स्किन हो सकती है, थिकनिंग हो सकती है स्किन की, स्वेलिंग हो सकती है ना, तो ऐसे स्क्रैचेस हो सकते हैं. ये मेनली आपको देखने को मिल सकता है. अब इसको डर्मेटाइटिस को होने से कैसे रोका जा सकता है? तो मेनली तो तीन तरीके हैं. पहला है कि ट्राई टू अवॉइड स्क्रैचिंग एट द अफेक्टेड पार्ट. स्क्रैचिंग में ओपन और रीओपन द बाउंड्स एंड स्प्रेड द बैक्टीरिया टू द अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी. ठीक है, एक तो कहीं पर अगर हो रहा है डर्मेटाइटिस, है ना, तो वहां पर हमको खुजाना नहीं है, ऐसे स्क्रैचिंग नहीं करनी उस पार्ट पर, क्योंकि स्क्रैचिंग से क्या होगा, एक तो वो पर्टिकुलर एरिया जो है ना वो ओपन हो जाएगा ना, है ना, तो वहां पर आपकी इन्फेक्शन और ज्यादा हो सकता है ना, वहां पर आपकी और ज्यादा घाव गहरा हो सकता है.
दूसरा क्या होता है कि भाई जैसे आपने यहाँ पे ऐसे खुजाया, फिर आपने कहीं जहां नहीं लग रहा था वहां पे खुजा दिया, तो उस पर्टिकुलर पार्ट के बैक्टीरिया उस दूसरे पार्ट पे चले जाएंगे और वहां पर भी सेम डिजीज कर सकते हैं। ठीक है, तो वहां हमको कभी भी जो अफेक्टेड पार्ट है वहां पर स्क्रैचिंग नहीं करनी है। सेकेंड है कि टू प्रिवेंट द ड्राई स्किन बाय टेकिंग सम शॉर्टर बाथ्स, यूजिंग माइल्ड सोप्स, बाथिंग इन द वार्म वाटर इंस्टेड ऑफ हॉट। Most people also find relief by moisturizing frequently, especially after the shower. ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या करना है, ड्राई स्किन को होने से रोकने के लिए हमें शॉर्टर बात लेने चाहिए। जैसे कि बताया भी हमने ऑलरेडी ड्राई स्किन के अंदर डिस्कस किया था कि 10 मिनट्स की बात लेनी चाहिए, है ना। जब बात करो आप, तो आप माइल्ड सोप यहाँ पर यूज करो, है ना। आप हॉट वाटर में वॉश बात नहीं करना चाहिए, चाहे तो आप ज्यादा से ज्यादा वार्म वाटर यहाँ पर यूज कर सकते हैं, है ना, जो कि आपको क्या करेगा, मॉइस्चराइज आपको हीटअप करेगा। और आपको मॉइस्चराइजिंग क्रीम हमेशा लगाते रहना है, जब भी नहाओ उसके बाद में मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाते रहो, मॉइस्चराइज रखो अपने आप को, जिससे कि आपको रिलीफ मिलेगा, जो कंडीशन होगी वो ट्रीट होगी। थर्ड है यूज वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर आफ्टर वॉशिंग हैंड्स एंड ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइजर फॉर द एक्सट्रीमली ड्राई स्किन। ठीक है, अगर आप जब भी हाथ धोगे उसके बाद हमेशा आप मॉइस्चराइजर अप्लाई करोगे हाथों पे, ठीक है, जिसकी वजह से आपके हाथ हमेशा हाइड्रेटेड रहेंगे। और अगर बहुत ही ड्राई स्किन है तो फिर वहां पर ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइजर का यूज करोगे, और अगर ऑयली स्किन है तो फिर वहां पर वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर का यूज करोगे, जो हाथों को आपके सॉफ्ट बनाएगा, स्मूथ बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपके ट्रीटमेंट की किस तरीके से हम इस कंडीशन को ट्रीट कर सकते हैं। तो तीन मेजर तरीके हैं। पहला है आपके अल्ट्रावायलेट रेज यानी कि यूवी रेज, इन विच अल्ट्रावायलेट ए एंड अल्ट्रावायलेट बी लाइट वेव्स कैन हेल्प द स्किन। यहाँ पर आपके यूवी ए रेज और यूवी बी रेज होती है जो स्किन को भी हेल्प करती है, स्किन को भी कंडीशन को ट्रीट करती है। सेकेंड होता है आपके वेट ब्रेक थेरेपी, इन दिस थेरेपी इंक्रीजेस मॉइस्चर इन द स्किन, है ना। वेट ब्रेक जो थेरेपी होती है उसके अंदर हम जो क्या करते हैं, स्किन को अपने मॉइस्चराइज करते हैं, ठीक है। देन आपके थर्ड है ब्लीच बाथ। ब्लीच बाथ की बात करें तो इन दिस द अमाउंट ऑफ ब्लीच इज डाइल्यूटेड एंड एन इंडिविजुअल शुड नॉट डू दिस मोर देन ट्वाइस इन अ वीक। देन चेक विद द हेल्थ केयर प्रोवाइडर बिफोर एन इंडिविजुअल ट्राई दिस थेरेपी। ब्लीच बाथ के अंदर क्या होता है, हम ब्लीचिंग को यूज करते हैं, और ब्लीचिंग में जो ब्लीच का अमाउंट हम यूज करते हैं हमेशा उसको डाइल्यूट करते हैं। और किसी भी पर्सन को ब्लीच जो है वो एक वीक के अंदर 2 बार से ज्यादा नहीं करवानी चाहिए। और हमेशा हेल्थ केयर प्रोवाइडर से चेक कराते रहना चाहिए कि अगर हम कोई भी ये बीच बाथ थेरेपी को यूज करके ट्रीट करा रहे हैं तो हमेशा किसी फिजिशियन या डॉक्टर से कंसल्ट करके ही इसको कराना है। तो आप यूवी लाइट से ट्रीटमेंट करा सकते हैं, ठीक है, वेट ब्रेक थेरेपी करा सकते हैं जिसमें स्किन को मॉइस्चराइज करेंगे, और ब्लीच बाथ ले सकते हैं जो ब्लीच हमेशा डाइल्यूटेड रहेगा, एक वीक में 2 बार से ज्यादा यूज नहीं करना, और फिजिशियन के कंसल्टेशन पे ही इसको कराना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके मेडिकेशन की, किस मेडिकेशन के थ्रू आप यहाँ पर डर्मेटाइटिस को ट्रीट कर सकते हैं। तो 5 टाइप की आपकी मेडिकेशन होंगी। एक तो होगी आपके मॉइस्चराइजिंग क्रीम, एक होगी आपके कैल्सिन्यूरिक इनहिबिटर्स, थर्ड होगा कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्रीम्स एंड ऑइंटमेंट्स, फोर्थ होगा आपके फॉस्फोडाइएस्ट्रेज 4 इनहिबिटर्स, और फिफ्थ होगा आपके बायोलॉजिकल्स। ठीक है, तो 5 टाइप की क्रीम्स होंगी, मेडिकेशंस होंगी जो मेनली यहाँ पर ड्राई स्किन की कंडीशन को ट्रीट करने के लिए यूज की जाती हैं। फर्स्ट होता है आपके मॉइस्चराइजिंग क्रीम। मॉइस्चराइजिंग क्रीम क्या करेगी, स्किन को आपके मॉइस्चराइज करके रखेगी, हाइड्रेट करके रखेगी। सो दीज आर द क्रीम विच हाइड्रेट एंड हेल्प्स टू रिस्टोर द स्किन बैरियर्स। ये क्रीम्स क्या करती हैं, स्किन को हाइड्रेट रखती हैं और स्किन के बैरियर्स को रिस्टोर कराने में हेल्प कराती हैं। सेकेंड होता है आपके कैल्सिन्यूरिक इनहिबिटर्स। दीज आर द टॉपिकल मेडिकेशन विच डिक्रीज द इन्फ्लेमेशन। ठीक है, ये जो कैल्सिन्यूरिक इनहिबिटर्स होते हैं इनको स्किन के ऊपर टॉपिकली अप्लाई किया जाता है, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने में ये हेल्प करते हैं। थर्ड होते हैं आपके कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्रीम्स एंड ऑइंटमेंट्स, एंड दीज कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स डिक्रीज द इन्फ्लेमेशन। ठीक है, तो यहाँ पर जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्रीम्स या ऑइंटमेंट हम यूज करते हैं वो मेनली क्या करते हैं, इन्फ्लेमेशन की, पेन की कंडीशन से रिलीफ पहुंचाते हैं, इन्फ्लेमेशन को डिक्रीज करते हैं। फोर्थ होता है आपके फॉस्फोडाइएस्ट्रेज 4 इनहिबिटर विच हेल्प्स इन द इन्फ्लेमेशन। ये जो पी डी ई इनहिबिटर्स होते हैं ना हमारे पास, ये क्या करते हैं, इन्फ्लेमेशन की कंडीशन से हेल्प कराते हैं, इस कंडीशन में इसको रिजॉल्व करके जो स्किन होती है उसको कूल करते हैं, रिलैक्स करते हैं। फिफ्थ होते हैं आपके बायोलॉजिकल्स। दिस इंजेक्शंस ब्लॉक द फंक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम दैट अफेक्ट द डर्मेटाइटिस।
बायोलॉजिकल्स की अगर हम बात करें तो बायोलॉजिकल्स के अंदर इंजेक्शंस यहाँ पर यूज किए जाते हैं जो इम्यून सिस्टम के फंक्शंस को ब्लॉक कर देते हैं और डर्मेटाइटिस को अफेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो मेडिकेशंस में हम यहाँ पर मॉइस्चराइजिंग क्रीम यूज करते हैं, कैल्सिन्यूरिक यूज करते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्रीम्स यूज करते हैं, ऑइंटमेंट्स यूज करते हैं, फॉस्फोडाइएस्ट्रेज 4 इनहिबिटर्स यूज करते हैं, बायोलॉजिकल्स यूज करते हैं जो इम्यून सिस्टम के फंक्शन को इनहिबिट करके इन्फ्लेमेशन की कंडीशन को ट्रीट कराते हैं और डर्मेटाइटिस को खत्म करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा लेक्चर होता है कंप्लीट। इसके अंदर हमने 3 सेक्शंस को डिस्कस किया। सबसे पहले तो हमने ड्राई स्किन की बात करी, उसके बाद हमने मॉइस्चराइजर्स की बात करी और फिर हमने लास्ट में डिस्कस किया डर्मेटाइटिस को। 3 मेजर प्रॉब्लम्स को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ कुछ नई स्किन प्रॉब्लम्स के साथ। Till then, thank you and all the best. Bye bye.